आप सभी का डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कविता में से एक है। ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए लाइब्रेरी है जहाँ पे बच्चे लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे और आपको टॉपर्स आंसर कॉपी भी मिल जाएगा मेंस का, जो भी यहाँ पे पढ़ना है। जनरल स्टडीज़ का है, अलग अलग यहाँ पे है। सेम ऐसे यहाँ पे भी है पुस्तकें और सामग्री। यूपीएससी सीएससी पाठ्यक्रम अलग अलग है। तो जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे आकर के, इस लाइब्रेरी में आकर के बैठ के पढ़ाई करते हैं। पेपर टेस्ट पेपर है जो एक तरह से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस हो गया, ये नोटिस बोर्ड है जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई करके देख सकते हैं। साथ में अगर हम देखें, अगर कोई एक किताब निकाल के देखूँ जहाँ पे ये एक्चुअली ये जो था ये नोटबुक था जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ये टॉपर्स के लिए, ये ज़रूरी नहीं कि ये नॉर्मल लोगों के लिए। अब एक आपको आइडिया मिलता है। अब जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है तो यहाँ पे आपके पढ़ाई कर सकते हैं। ये आर्ट एंड कल्चरल है जहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अलग अलग डिफरेंट किताब है। अगर अंदर आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस के भी यहाँ पे बुक्स वगैरह रखे हुए हैं और साथ में इंडियन इकोनॉमी के भी किताब रखे हुए हैं। साथ में आपको यहाँ पे प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मिल जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी है, वह चाहे वह हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के आप यहाँ करके पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने जस्ट अभी पीछे वाला वीडियो में देखा कि यहाँ पे जो यूपीएससी क्लासेस है कैसे होती है और यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट, जैसे कि आपने यूपीएससी का जो एक अलग से लाइब्रेरी जहाँ पे आपने टॉपर्स का भी देखा, सेम उसकी तरह अगर हम आगे चलें जहाँ पे आपको यहाँ की जो फैकल्टी है आपको उनसे मैं रूबरू करवाने वाला हूँ। साथ साथ में जो हमारे यहाँ का स्टूडेंट्स है जो यूपीएससी यहाँ क्लास कर रहे हैं उनके साथ में मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का मकसद ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी सीयूएच में भी फ्री कोचिंग यूपीएससी का होता है जहाँ पे लगभग 25 सीट्स जो पेड होती है। और यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होते। यहाँ पे एससी एसटी एंड ओबीसी ये 3 कैटेगरी के हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोचिंग, इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा। और इस वीडियो में बहुत सारा हमने क्वेश्चंस भी पूछा है कि यूपीएससी के लिए सबसे जो एक वास्ट चीज होता है वह सिलेबस होता है, उसको कैसे टैकल किया जाए। और साथ में जो भी एक्सपीरियंस हमारे जो टीचर हैं वो भी अपना लाइफ के बारे में बताए हैं कि कैसे टैकल किया जा सकता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं और आगे चल करके ये भी देखेंगे कि क्या यहाँ पे इन फ्यूचर नेट, जेईई मेंस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है या नहीं। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे यूपीएससी की जो फैकल्टी हैं जो यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं, आज उनसे आपको इंटरेक्ट करवाने वाले हैं। सर, आपका नाम? महेंद्र। यस सर। तो आप यहाँ पे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से यहाँ पे आते हैं, तो क्या आपको लगता है कोई इंग्लिश से है, कोई हिंदी से है, तो क्या आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने को मिलता है? नहीं, बेसिकली मीडियम का मतलब नॉलेज कभी नहीं होता। मीडियम एक माध्यम है नॉलेज को लेने या देने का। ठीक है, अगर आपका नॉलेज बेटर है तो लैंग्वेज आपकी अपने आप बेटर हो जाएगी। और दूसरा, बाइलिंगुअल ही रहते हैं सारे के सारे टीचर। और ज़्यादातर अब है जितनी भी जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हो तो साइंस एंड टेक है, या आपकी इकोनॉमिक्स है, या आपकी आर्ट एंड कल्चर है, इनके अंदर लगभग सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाइलिंगुअल स्टूडेंट को भी होना चाहिए और दूसरा पेपर भी ऐसी सी सेटअप में आता है। तो कई बार तो होता ही है कि एक क्वेश्चन जो उसे इंग्लिश में नहीं आ रहा था हिंदी में आ सकता है, या हिंदी में नहीं आ रहा था इंग्लिश में आ सकता है। ठीक है, ये बाइलिंगुअल होना उसके लिए हमेशा ही बेटर रहता है और ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती, क्योंकि यूपीएससी का जो फॉर्मेट है वो ऑल इंडिया को फोकस करके बनाया जाता है सारा, तो इसमें इतनी समस्या नहीं आती। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कुछ सेक्शन और पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन। सर, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फिलहाल अभी न्यू आए हुए हैं और किन्हीं को कोई तो फिर मेंस तक एग्ज़ाम दिए हैं या कोई प्रीलिम्स तक भी दिए हैं, तो जिनके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं? बेसिकली हमारा रहता है हमेशा ये अप्रोच है कि हम बेसिक लेके चलें, और जिनको जो अगले स्टेप में है या अगले स्टेज के अंदर पहुंच चुके हैं जो स्टूडेंट्स, जैसे 1-2 बार प्री क्वालिफाई है या फिर कुछ पीएचडी है, या उनको थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पे चाहिए होता है, तो उनको अलग से हम डील करते हैं। जैसे भी उनका आंसर राइटिंग होती है या मेंस का जो फोकस होता है वो अलग से उनका रहता है। सर, आंसर राइटिंग क्या यहाँ पे वीकली होता है या फिर मंथली, या फिर आप क्या वीकली बेसिस? और वीकली तो हमारी तरफ से होता है। बच्चा यूपीएससी के जैसे जैसे हम सिलेबस कवर करते जाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके हमें डेली देता रहता है और वीकली हमारी तरफ से रहता है।
आप इतना दिन से यहाँ पढ़ा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो एक तरह से कि मेंस निकाल सकता है, कोई आपका अगर है तो? बिल्कुल, हमारे 15 के नियर अबाउट बच्चे हैं जो इस साल ही इजीली मेंस फाइट करेंगे, और कुछ हैं जो मतलब कि वैसे तो डॉक्टरेट भी हैं, कुछ वैसे भी है कि अपनी तैयारी उन्होंने घर बैठ के भी की है, तो उनसे उम्मीद है 15 प्लस हमारे स्टूडेंट हैं जो जिसमें हम सोच सकते हैं कि 5 से 6 इंटरव्यू फेस भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो आप उसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं? उसको हम अलग से उसके लिए रहता है, जैसे सुबह 9:30 का टाइम रहता है, उससे 10:30 तक वो हमारे पास में रह सकता है लंच के टाइम में, और 4 PM के बाद में भी वो एक्स्ट्रा अगर उसे चाहिए तो हम सैटरडे को भी क्लास रखते हैं और संडे को भी कर सकते हैं, और ये टाइम रहता है बिना क्लास का उन्हीं बच्चों के लिए रहता है। थैंक यू सर। माय नेम इज़ अमन कुमार अटकार और मैं यहाँ पे CUH का जो DACE डिपार्टमेंट है वहाँ पे मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में हूँ, और मेरे जो सब्जेक्ट्स प्रायोरिटाइज जो मैं करने वाला हूँ वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस CSET का जो पोर्शन है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स का कुछ पैशन रहेगा एंड इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। जहाँ तक इस इनिशिएटिव की बात करेंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का बहुत शानदार इनिशिएटिव है, और बच्चों का भी काफ़ी रोल है, इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहे हैं। और मैं बात करूँ अगर स्टूडेंट्स के लेवल, अभी मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया मैं, तो अगर स्टूडेंट्स के लेवल की बात करूँ, स्टूडेंट्स आर मोस्ट परफेक्टली, वो अच्छे से बात करते हैं, इंटरेक्शन वगैरह उनका अच्छा है, और देख के लगता है कि अगर वो मेहनत करेंगे देन दे कैन गिव अस द रिजल्ट। और रही बात पढ़ने की, तो यूपीएससी में आप कुछ भी पढ़ लो। पहले हम यूपीएससी के बारे में हम ये कहते थे, आपने भी सुना होगा बाकी सब वीडियोस में, कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सिविल सर्विसेज है और अंडर द सन चीज़ें पूछने को मिलती हैं। तो बात ये है कि न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में पूछ रहे हो, न्यूट्रॉन स्टार तो सन के हमारे अंडर नहीं आता है, तो आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं तक ये बात कर लीजिए, हर चीज़ों के बारे में आपको पूछने को मिलता है। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाला, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी में एक बात, अगर मैं करंट अफेयर्स का सेक्शन जो मैं करवाऊंगा यहाँ पे, उसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी दी गई है कि जब भी आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जो हमेशा हर साल फैब में नोटिफिकेशन होता है सिविल सर्विस के लिए, उससे 2 साल पहले, जिस टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करते हैं T-2 वाली स्ट्रेटजी, तो आप T-2 वाला स्ट्रेटजी यूज़ कीजिए, जिसमें पिछले 2 सालों का जो करंट अफेयर्स है वहाँ तक का करंट अफेयर्स आपको करना है। कोर सब्जेक्ट कीजिए। और रिसेंटली जो पैटर्न के, जहाँ तक वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल है, बट हम अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि जो रिसेंटली भी पैटर्न देखा गया, तो 4 स्टेटमेंट आ रही है। 4 स्टेटमेंट में एक आपका कोर सब्जेक्ट का रहेगा, सेकंड आपका करंट अफेयर्स का स्टेटमेंट रहेगा, थर्ड स्टेटमेंट जो रहेगा वो मोस्टली पॉलिसी से रिलेटेड रहेगा, और फोर्थ स्टेटमेंट में भी वो फैक्चुअली पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा डाइवर्सिफिकेशन करना है कि आप जहाँ पे कोर सब्जेक्ट पे आपका फुल डिमांड होना चाहिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उस पर डिमांड होना चाहिए, कोई भी पॉलिसी या स्कीम रिलेटेड जो उससे है उस पर आपका कमांड होना चाहिए, और साथ में कुछ पोर्शन जो कि फैक्चुअल है या फिर पास में कोई इंसिडेंट्स उससे रिलेटेड हो चुका है, तो आपको उस चीज़ पे भी कमांड देना चाहिए। तो आपको एक ओवरऑल अप्रोच को लेकर चलना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है, थैंक यू। एंड प्लीज़ विजिट कीजिएगा CUH का, अगर आगे का जब बैचेज स्टार्ट होंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा बैचेज में, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं उनसे लेके। और जो डिपार्टमेंट डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये बहुत वंडरफुल तरीके से काम कर रहा है। थैंक यू। भी हमारे साथ में कोऑर्डिनेटर सर हैं, जो यहाँ पे यूपीएससी को एक तरह से आगे ले जाने का यहाँ पे सर का सपना है, तो सर से अभी पूछने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर अंतरेश कुमार है। मैं डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ, और ये प्रोग्राम अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था। यूनिवर्सिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ एक MOU साइन किया। उस MOU में 2022-23 के लिए केवल SC स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी की फ्री कोचिंग का प्रोविज़न था। उस प्रोविज़न के आधार पे हमने पिछली बार 98 स्टूडेंट्स को एडमिशन कराया और कोचिंग दिलाई, अच्छे फैकल्टी रिक्रूट किए, एंड रिक्रूटमेंट के बाद फिर क्लासेस रेगुलर चली मंडे टू सैटरडे तक, 6 डेज इन अ वीक। एंड रिजल्ट ये आया कि पिछले बैच के बच्चे, लगभग 20 बच्चे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफल हुए, जिसमें CGL है, बैंक है, नेट है, JRF है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई कर गए। इसके बाद फिर इस साल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में कुछ अपनी गाइडलाइंस रिवाइज़ की, और उसमें इस बार मौका SC स्टूडेंट के अलावा OBC स्टूडेंट्स को भी मिला, जिसमें 30 स्टूडेंट्स OBC एंड 70 स्टूडेंट फॉर SC के लिए अवसर प्रदान किया गया। एडमिशन इस बार भी प्रवेश के एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से ही रहा, और इस बार हमारे पास मोर देन 400 एप्लीकेशंस आई,
जिसमें से लगभग 370 बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे एंड रैंक के आधार पर हमने 100 बच्चों का चयन किया। आज हमारे पास टोटल 100 बच्चे हैं जो नियमित रूप से क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड हमारे यहाँ क्लासेस 22 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गई हैं और अब तक लगभग मुझे लगता है मोर देन 50% यूपीएससी और एचसीएस का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं एंड इस साल हमारे पास जो बच्चे हैं उसमें अच्छी बात यह है कि 55 गर्ल्स हैं एंड 45 बॉयज़ हैं और इन 100 बच्चों में जो रेशियो है वो 68 बच्चे एससी के हैं एंड 32 बच्चे ओबीसी के हैं, जो कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का जो मैंडेट है 30 ओबीसी 70 एससी का मैंडेट को भी पूरा करते हैं। और हमारा जो लक्ष्य ये है कि अगर ये बच्चे अच्छा रिजल्ट पा जाते हैं तो हम इन सीट्स को बढ़ाएंगे भी। इसके अलावा हम अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर से अनुरोध भी करेंगे कि वो हमें यूपीएससी के अलावा नेट और जेईई की भी कोचिंग कराने का यूनिवर्सिटी में अवसर प्रदान कराएं, सो हम यहाँ के बच्चों को उस तरह की भी सुविधा अवेल करा सकें। तो ये हम लोगों का एक लक्ष्य है कि हम इस सेंटर को आगे लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेंटर का लाभ उठाएं। इस बार एक कंडीशन ये है मिनिस्ट्री की कि इस बार केवल वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है, लेकिन नीट और जेईई के लिए इस बार इस तरह का कोई प्रोविज़न हम नहीं रखेंगे। अपना यूनिवर्सिटी लेवल पे इनिशिएटिव लें और फिर हम उस चीज़ को मिनिस्ट्री को अवेल या इंफॉर्मेशन कराएं कि हम लोग आने वाले टाइम में जेईई या नीट की भी तैयारी करा सकें। तो ये हम लोग का एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से न केवल हमारे यहाँ बेसिक बच्चे निकलें बल्कि स्किल्ड डेवलप करके बच्चे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और क्वालिफाई करके यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का भी नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। That is came to be known as security transaction tax। जब भी ट्रांजेक्शन हो गया लग जाएगा, ठीक है ना। दूसरा था कमोडिटी। कमोडिटी के अंदर शायद आपने एक नाम सुना होगा। अभी हमारे साथ यूपीएससी एस्पिरेंट है, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम देव लांबा है, मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑपरेशन मैनेजमेंट में NMIMS यूनिवर्सिटी मुंबई से की है। मैंने अपनी प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर दी थी 2019 से, लेकिन मैंने अभी तक सेल्फ स्टडी की थी जिसमें मेरी बहुत सी जो डायरेक्शन थी वो सही नहीं थी। मैं शुरुआत में NCERT में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया उनको पढ़ने के, उनके नोट्स बनाने में। पहले अटैम्प्ट जो मैंने 2020 में दिया उसमें मैं सिलेबस भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाया था और मैं अटैम्प्ट देने पहुंच गया था अपनी प्रिपरेशन को जांचने देखने। उसके बाद मुझे वहाँ पे असफलता मिली। फिर बाद में मैंने अगली बार मैंने अपनी तैयारी को थोड़ा और अच्छा किया। अभी मैं अपना क्या कहते हैं सिलेबस कंप्लीट किया मैंने अपना पूरा, 1-2 बार रिवीजन भी किया, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में जाने के बाद वो चीज़ इतनी रिकॉल नहीं हो पाई। फिर अगले अटैम्प्ट मैंने जो तीसरा अटैम्प्ट जो 2023 का था उसके लिए मैंने अपना सिलेबस किया, मैंने अपनी ट्रिक्स बनाई याद करने की, कैसे रिमाइंड करूँ एग्ज़ाम में। मैंने टेस्ट सीरीज भी दी, मैंने लगभग 25 टेस्ट दिए थे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के मिला के। लेकिन इस साल थोड़ा यूपीएससी का जो पैटर्न था वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया, जिसमें जैसे ऑप्शन का जो बनाने का जो तरीका था उसमें मेरी नेगेटिव ज़्यादा हो गई। अब मैं यहाँ पे डेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में यहाँ पे एक डेस स्कॉलरशिप के बारे में मुझे न्यूज़पेपर से पता चला, तो मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी लेके चला कि यहाँ पे जाके मैं अपने और कोचिंग जो मेरी प्रिपरेशन उसको एनहांस कर लूँगा। यहाँ पे आके मैंने ज्वाइन की अपनी जो प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे जो टीचर हैं उन्होंने मुझे थोड़ा जो क्या नहीं पढ़ना है, जो मैं एक्स्ट्रा कर रहा था, या नोट्स कितने बनाने हैं किसके नहीं बनाने हैं, ये भी चीज़ पता चली। और फिर अभी तक मैं प्रीलिम्स की तैयारी करने में लगा हुआ था। अभी यहाँ पे आके सर जो टीचर्स हैं उन्होंने साथ साथ मेंस की तैयारी करने का तरीका बताया। मैं आंसर राइटिंग का पता चला कैसे आंसर राइटिंग की जाएगी, कैसे आंसर को डेवलप किया जा सकता है। जैसे अगर आपको नहीं पता भी हो कोई क्वेश्चन के बारे में
तो भी उसके बारे में आप कैसे लिख सकते हो, आप क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आंसर पता होते हुए सही लिख पाओ। मैंने अपनी जो एक यूपीएससी मेरा एक सपना है पहले से ही, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने घर में ये सुनते आ रहा था कि आईएएस आईपीएस क्या कोई बड़ी चीज़ होती है, डिस्ट्रिक्ट का कोई मालिक होता है, ऐसे शब्द मैंने सुने थे जो समाज में बड़े बड़े जागरण किए जाते हैं उस चीज़ से। तो मैं उस चीज़ से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था, और मैंने ये मेरी +2 है उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मेरे को यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए मैं इसका प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर दी थी तभी से लेके, और मैं लग रहा है कि यहाँ पे कोचिंग में ले रहा हूँ, इसमें मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, और मैं इस बार शायद 2024 जो मैं अटैम्प्ट देने वाला हूँ उसमें मैं शायद बिल्कुल कर लूँगा। हमारे साथ में एक दूसरे यूपीएससी एस्पिरेंट है जो अपने बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। मेरा नाम निशा है। मैं लावन से, महेंद्रगढ़ में लावन से रहने वाली हूँ। मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने यहाँ अपनी ग्रेजुएशन डीयू से कंप्लीट की है, एंड अब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन में मेरा फर्स्ट जस्ट जंप इन है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं अपना घर से तैयारी कर रही थी। उसके फिर मुझे डेस्क के बारे में पता लगा। मैंने यहाँ एग्ज़ाम दिया, उसके बाद इन qualify in the exam. Then I submitted my documents like income certificate, caste certificate, and the 10th to 12th documents. फिर उसके बाद मैं यहाँ क्लासेस में रेगुलर रही हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे एक प्रॉपर अप्रोच का पता लगा। टीचर्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं कि हाउ टू डील विद द एग्ज़ाम एंड हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्ज़ाम एंड व्हाट नोट टू रीड। ये लाइक हमें सब बता देते हैं कि पढ़ना क्या है, लेकिन कैसे क्या नहीं पढ़ना, वो यहाँ टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की है यहाँ आने के बाद। एंड यहाँ जो वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं जिससे हमें हमारा इवैल्यूएशन हो जाता है कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। और एक एनवायरनमेंट भी हमें यहाँ काफ़ी अच्छा मिला है। जो बडीज़ हैं लाइक वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। जो मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ इसमें, तो मुझे एक्सपीरियंस लोगों का मिल रहा है कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए हमें, तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। एक जो क्वेश्चन जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं वो है कि आप कितने टाइम मतलब कितने घंटा पढ़ाई करते हो? घंटे तो देखो वो तो वेरी करता है एक नीड के अकॉर्डिंग कि टारगेट क्या सेट किया है, एंड उसी के वो कंप्लीट हो जाए तो वो 5 घंटे भी हो सकते हैं, 7 घंटे भी हो सकते हैं, 10 घंटे, कुछ भी हो सकता है। तो क्या यूपीएससी के साथ में कुछ और भी तैयारी आप कर रहे हो? क्योंकि ये होता है ना कि प्लान सुनते हैं कि प्लान ये सिर्फ नहीं होना चाहिए, प्लान बी भी कुछ होना चाहिए। तो क्या आपने कुछ ऐसा प्लान बी बनाया हो? अभी के लिए तो मेरा यूपीएससी ही है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ इसमें। तो अभी तो मैं अपना फुल फ्लेजेड यूपीएससी को ही दे रही हूँ। तो उसके बाद 1-2 अटेम्प्ट अगर होप सो फर्स्ट, बट अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। यहाँ का जो फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको कैसे मोटिवेट करते हैं? मोटिवेशन उनका लाइक वो अपना मेरिट्स बताते हैं कि कैसे लाइक अप्रोच कैसे रखो और अपना मोटिवेशन सेल्फ रखो, ये एक्सटर्नल नहीं रखो। यहाँ पे न्यू फ्रेशर्स हो तो आपके जो बैचमेट हैं वो बहुत सारे उनके पास एक्सपीरियंस है, हो सकता है 2 या 3 बार तो मेंस भी दे चुके हैं, तो उनसे आपको क्या मोटिवेट मिलता है? उनसे मोटिवेशन मेरे को एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है उनका कि 5 साल में उन्होंने क्या सीखा और मतलब क्या नहीं पढ़ना है। ये तो सब बता रहे हैं कि पढ़ना तो ये सिलेबस डिफाइंड है, लेकिन एक फ्रेशर के एक क्यूरियोसिटी होती है कि सब कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सा लगता है कि वो पढ़ लूँ, लेकिन वो ये बताते हैं कि एक लिमिटेड बिल्कुल अपने सोर्स रख के और बिल्कुल उनका रिवीजन करो टाइमली, और उन्हीं के साथ अपना मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करो, ना कि हर जगह भटको। तो इस वे में सीनियर्स से काफ़ी हेल्प मिल रही है।